नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। नगर परिषद ने सोमवार को टाउन धान मंडी में चिन्हित अवैध कब्जे हटवाए। इस दौरान पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ ने मुखर्जी कॉलोनी में कब्जे तोड़ने से बेघर हुए गरीब लोगों के परिवारों को आशियाना उपलब्ध करवाने की मांग की। पुलिस ने सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए अमर सिंह राठौड़ सहित 4 अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। नगर परिषद की ओर से सोमवार को टाउन धान मंडी के पीछे चिन्हित किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान कोई अप्रिय स्थिति नहीं बने, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस व आरएसी के जवान मौके पर तैनात थे। कड़ी सुरक्षा के बीच यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए तहसीलदार सत्यनारायण सुथार, पुलिस उप अधीक्षक अंतर सिंह चौरान, टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा, नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा व अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल की मौजूदगी में अतिक्रमणों को हटाया गया। इस दौरान नगर परिषद का दस्ता भी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ मौके पर मुस्तैद रहा। सुबह करीब 9:30 बजे नगर परिषद कर्मचारियों ने 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जो दोपहर तक जारी रही। नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि धान मंडी की दुकान नंबर 62 और 70 के पीछे नगर परिषद की भूमि पर राशि जमा कराए बगैर ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कर लिए थे। इस पर नगर परिषद की ओर से अवैध निर्माण को चिन्हित कर लाल निशान लगाए गए। इस पर संबंधित दुकान मालिकों की ओर से व्यक्तिगत खुन्नस निकालने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष विरोध दर्ज करवाया गया। साथ ही नगर परिषद की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उक्त दुकानदारों ने डीजे कोर्ट में रिवीजन याचिका लगाई थी, वह याचिका भी खारिज हो गई। याचिकाकर्ताओं को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिली। आयुक्त के अनुसार जिला कलेक्टर की ओर से अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर नगर परिषद की ओर से दुकान नंबर 1 से लेकर 160 तक का सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इसके बाद जिला कलेक्टर एसपी को पत्र लिखकर कब्जे हटाने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया था। अब जब जिला कलेक्टर की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्ति के साथ ही पुलिस जाब्ता मिला तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, पुलिस निगरानी समिति के पूर्व अध्यक्ष भीम सिंह राघव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाते हुए अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई बंद करने की मांग की। पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कार के ऊपर लगाए गए माइक सिस्टम व लाउड स्पीकर के जरिए गत दिनों टाउन की मुखर्जी कॉलोनी में तोड़े गए अतिक्रमणों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि गरीब लोगों के आशियाने तोड़ उन्हें बेघर किया जा रहा है। मुखर्जी कॉलोनी में अतिक्रमण तोड़ने से बेघर हुए परिवारों के सदस्य अपने मासूम बच्चों के साथ कड़ी धूप में सड़क पर रहने को मजबूर हैं। पुलिस ने अमर सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया। जब बात नहीं बनी तो मौके पर मौजूद डीएसपी अंतर सिंह चौरान ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए। इस पर पुलिस ने अमर सिंह राठौड़, देवेंद्र पारिक, बरकत अली सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनता के महबूब जिला कलेक्टर साहब से जो आगे बढ़े हुए हैं उनको क्या पैसे जमा नहीं हुए? इनके पैसे जमा नहीं हो सकते। ठीक है, आपने तोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गरीब बस्ती में जाके भी आपने तोड़ दिया। न्याय उसे तो मिलना चाहिए। क्या अधिकारी इसके लिए बात करने के लिए तैयार है या उन्हें प्रतिबंध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर उनसे बात भी निकले और डंडा मारे और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मुकदमों से नहीं डरते। राम श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाने के लिए हम तैयार हैं। मांग हमारी कुछ एक ही है। यहाँ एक गरीब औरत बैठी है, उसको हटा दिया और नगर पालिका एक्ट में कहीं नहीं है कि सड़क पे भी बेटी को पुनर्वास करे। उसको पुनर्वास नहीं किया। वो विधवा औरत है, बूढ़ी माँ है, 2 जवान लड़की है, एक छोटा बच्चा है, उनको छाया दे दे पेड़ के नीचे। पुनर्वास हो, कम से कम अमर सिंह राठौड़ का कब्जा तोड़ा है, बहुत बड़ा सराहनीय काम किया। दुकानें तोड़ी है, लेकिन नोटिस तो देना चाहिए। अब ये जिला आबकारी अधिकारी ने लोकेशन पास की है, राज्य सरकार ने लोकेशन पास की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साइन, इसको थोड़ी हटा सकते हैं, इसको लोकेशन पास करवाएंगे फिर। और सरकार, जिला प्रशासन उनके पुनर्वास की व्यवस्था तो कम से कम करे और दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस हमें 1000 बार गिरफ्तार करे, हम इसके लिए तैयार हैं। ये नगर परिषद ने एक तरह की हठधर्मिता धार रखी है कि अभी हमने शहर के अंदर जिनके साथ हमारी कोई रामरमी नहीं है उनके कब्जे तोड़ने। जैसे मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि हमारे पास क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास
120 फुट का पट्टा है, 90 फुट का एक, 90 बाई 30 एक है, 30 बाई 30 एक है। 10 फुट मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि हमने एक अस्थायी कोई बारदाना वगैरह रखने के लिए छोटा सा एक बना रखा था, जो हमने आज सुबह ही तोड़ दिया हमारा। इसके उपरांत भी इनकी जेसीबी आई तो उस समय मैंने इनको कहा कि भी मेरे पास समस्त कागजात हैं, और मैंने चेयरमैन महोदय को इस बात का घंटी कर दी कि भी मेरे पास कागजात है। तो उन्होंने कहा भी हमारी नगर परिषद में क्रय विक्रय हनुमानगढ़ के कोई कागजात नहीं है, जबकि मैंने स्पष्ट कहा भी मेरे पास फाइल है, किसी आदमी को अधिकृत करो वो इस फाइल को देखे। परंतु यहाँ जितने भी AEN JEN आयुक्त घूम रहे थे उन्होंने इस फाइल को देखने की किसी ने चेष्टा नहीं की, और हमारी जो पीछे की दीवार थी 30 बाई 30 उस दीवार के लिए आगे इन्होंने JCB लगा दी, उसका शटर गिर दिया और दीवार को डाल दिया इन्होंने, जिसकी वजह से संस्था के कम से कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया और गोदाम की पूरी दीवारें हिल चुकी है। अब जब मैं इनको कह रहा हूँ कि भी इसकी भरपाई कौन देगा, जब इन्होंने देखा कि भी आपके पास पट्टा है तो इन्होंने JCB वापस से डाली, और फिर ये कहते हैं कि जी अब ये तो नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो क्या जी नगर परिषद के नाम लिख दो। अब इस तरह से पता नहीं इन्होंने कितने लोगों का इस तरह से ये तोड़ फोड़ की है। अब इसके लिए इनकी तो कोई जिम्मेवारी है नहीं, क्योंकि फोर्स इन्होंने साथ ले रखी है। जो भी कोई बोलता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप अंदर चलो, अगले को अंदर भगा देते हैं, कागज कोई देखता नहीं है, अगले का चाहे वहाँ से तोड़ देते हैं। नगर परिषद वालों को मैं कह रहा हूँ मेरे पत्रादी देखो, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हम किसी के पत्रादी नहीं देखेंगे, हमारे हिसाब से आपका 40 फुट टूटेगा। जबकि मैं ये कह रहा हूँ भी हमने 10 फुट तोड़ना था, वो हमारा कब्जा हमने तोड़ दिया, बाकी 30 फुट के ऊपर जो दीवार है वो हमारी सही है। फिर भी इन्होंने कोई दीवार नहीं देखी, उल्टी की इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है कि आप अंदर भाग जाओ फोर्स के दबाव से। काफ़ी टाइम से लगभग 10 सालों से इस मकान में रह रहे हैं, और इस बस्ती में यहाँ पे कम से कम 30-35 सालों से ऊपर से हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, और इस मकान 10 साल से हम लोग रह रहे हैं। और हमें ये गलत है, जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं गलत है, और हमारा नुकसान इतना करे, बच्चों की कॉपी किताबें नोटबुक बैग बुक सारा दबा दिए, मंच मुंचे सारे संदूक पेटी पुट्टी सारा चीज़ का हमारा नुकसान कर दिया। ये गलत है, हमें कहीं जगह दे, नहीं तो हम उठेंगे नहीं यहाँ से। गलत है ये, जो कुछ भी करे ये सब गलत है। घर के अंदर थे और सब घर पे कोई नहीं था हमारे, और धक्के देके ना तो हमें नोटिस दिया गया ना कुछ किया गया, बिना कहे हमें घर से धक्के मार के और निकाल दिया गया, और हमें नोटिस भी नहीं, अचानक से आके सारे दीवारें दूर तोड़ कर फिर कहते बाहर निकलो, बाल्मीकि ने हाथ पकड़ के धक्के देके घर से बाहर निकले और अचानक से सारा तोड़ दिया, सारा सामान फेंक दिया। ऐसे में तो जेल हो जानी चाहिए, किसी लड़की का हाथ पकड़ के घर से धक्के देके निकाले, किसी को जेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता किसी लड़की को हाथ पकड़ घर से धक्के देके निकाले, घर में नुकसान। हम यहाँ पे 4 दिन ही रहते हैं, क्या तो हम रहने का सरकार व्यवस्था करेंगे ना, उसका हम क्या करें। गरीबों को जब सभी को टाइम दिया, बाहर का नहीं सभी अब तो रहे गोदाम, तो हमें तो टाइम नहीं दिया, बाकियों को 10 दिनों का टाइम दिया हमारा, तो अचानक से हम घरों में झुके धो के एक चीज़ बनाते हैं, और हमारा एक चीज़ घरों को तोड़ दिया। हम कहाँ से बनाए इतना, इसकी तो सरकार व्यवस्था करेगी ना। जो कुछ हम लोग, हमारे पापा नहीं, हम बिना बाप के बच्चे हैं तो हम कहाँ रहेंगे। वहाँ पे हमारा पारी नहीं पड़ती, हम इतने परिवार हैं, हम कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे हमारे बच्चे, ये तो हमारे को उजाड़ के छोड़ दिए इन लोगों ने। हम मैं चल नहीं सकती, मेरे पापा भी बीमार है, लतों से मुताज है, ये तो 1 मिनट में आते हैं, हमारा को बर्बाद करके छोड़ दिए इन लोगों ने। हमारे गाय भैंसे बकरियां मर गई अंदर, पैसा लगाया इस पे, वो कुछ भी दे भी नहीं रहे हैं। फिर वो क्वार्टर दिया है, उसमें हमारे पड़े वो 2 जने मुश्किल से रह सकते हैं, वहाँ पे हमारा काम नहीं है, काम हमारा यहाँ का है। क्वार्टर रख ले, चैनमैनों को बोलो और हमारे को ढंग का प्लाट दो बड़ा। पशु है, हम कहाँ रहेंगे यहाँ पे, हमारा गुजारा नहीं हो तो छोटे से में उनको बोल दो वो गंदा सा अपना रख ले, हमें खुला सा दे दे कोई, या तो हमारा तोड़े मत। हमने इतना पैसा लगाया, बर्बाद हो रहा है हमारा पैसा हमारा। हम इतने गरीब आदमी अभी तो बनाया, वो तो अपना आके तोड़ देता, उनके पास धन दौलत है वो तोड़ेंगे, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हमें तो सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, हमारे बच्चे सारे बीमार, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो सारे बीमार रह रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहाँ जाएंगे। हमारे सोचना चाहिए अंदर भर के दो, इन लोगों ने तो बोला दीवार तोड़ेंगे, बकरी भी अंदर दे दे, हमारा सामान भी सारा तोड़ दिया इन लोगों ने। टाउन की दाना मंडी की दुकानों, 30-90 की दुकानों पीछे 30-40 जगह भूमि पर लोगों ने स्थायी और अस्थायी निर्माण करके जो अतिक्रमण कर रखा था, ये सबको हमने चिन्हित किया। कुल 37 स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण थे, एक ब्लॉक के 23 अतिक्रमण हटा लिए, कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने जंक्शन में धान मंडी से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांधकर रैली निकाली।
तीनों कृषि अध्यादेशों व डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने किसान हुंकार रैली निकालते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन देने से पूर्व किसानों ने जंक्शन धान मंडी से कलेक्ट्रेट तक अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांध रैली निकाली। ज्ञापन में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 कृषि अध्यादेश लागू करते हुए डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है। केंद्र सरकार के यह सभी कदम किसान विरोधी हैं। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान किसान द्वारा की गई कृषि की मेहनत के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है। ऐसी महामारी में जब देश की संसद भी बंद है और इस समय का फायदा उठाकर केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीकों से बिना किसानों से सलाह मशवरा किए ये कृषि अध्यादेश लाई है, इन अध्यादेशों के कारण किसानों के भविष्य एवं खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। किसानों ने कहा कि पहले अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर कंपनियों व व्यापारियों को हरियाणा में बनी अनाज मंडियों के बाहर किसानों को फसल खरीदने की छूट दी, जिससे हरियाणा व पंजाब में बना मंडलीकरण का ढांचा टूट गया। लाखों की संख्या में मंडियों में काम करने वाले मजदूर, मुनीम, आड़तियों की रोजी रोटी पर संकट गहरा हो गया। हरियाणा पंजाब में मंडियां बंद होने से किसानों की फसलें पूंजीपति कंपनियां कम दामों पर खरीद कर शोषण कर रही हैं। इसी प्रकार का कुछ पैटर्न राजस्थान में भी लागू किया गया है। किसानों ने कहा कि एपीएमसी एक्ट में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार सुधार की बजाय उक्त कानून को खारिज करने का प्रयास कर रही है। किसानों ने ट्रैक्टरों पर कलेक्ट्रेट के आगे पहुंचकर अपनी बात रखी व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की। इस मौके पर सौरभ सिंह राठौड़, सुभाष कड़वासरा, अंकित गोदारा, मक्खन सिंह, अश्विनी पारिक, तेज सिंह, ब्रजलाल, सुखमिंदर सिंह सहित अन्य किसान मौजूद थे। प्रभाव से उस पर गौर करें और जुड़ते रहें। एक एक किसान जब गांव से निकलेगा तो सरकार के वर्ग की जड़ें हिला सकता है। किसान एक ऐसी कौम है जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है, इसको कोई फ्री में नहीं चाहिए। सरकार आज तक सरकार ने क्या किया है, सन 1970 में 85 रुपए क्विंटल कणक थी, 1.5 क्विंटल कणक में 1 तोला सोना आता था और 125 रुपए एक मुलाजिम की तनख्वाह थी, उसकी तनख्वाह में 1.5 तोला सोना आता था। आज अगर 1.5 क्विंटल कणक बेच के आएंगे तो 1 ग्राम सोना आएगा। ये इतना डिफरेंस कैसे आया है? सरकार और प्रशासन, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी को चेताना चाहता हूं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, किसान पहले से ही पानी के लिए लड़ रहा है, एमएसपी के लिए लड़ रहा है, उस पर ये जो ई मार्केटिंग के नाम पर कोरोना काल में जो मंडियों को समाप्त करने की जो बात केंद्र सरकार ने की है या जो अध्यादेश लेकर आई है, ये किसान को खत्म करने के लिए है। किसान इससे खत्म होगा, मंडियां खत्म हो तो किसान अपने आप खत्म हो जाएगा। जो स्टॉक सीमा है उसको बढ़ा दी गई है, तो स्टॉक सीमा बढ़ाने से किसान तो वैसे ही मरा हुआ है, उसके सस्ते दामों पर एक ही आदमी सभी स्टॉक को खरीदेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो खरीदेगी और अपने मनमाने दाम पर मार्केट में लेके आएगी, उससे काला बाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। एकता किस तरह है? किसान तो पहले ही त्रस्त है, किसान पर तो पहले ही उसका पानी पूरा नहीं हो रहा है, उस पर बिजली का बिल थोपा जा रहा है, लाइट पूरी नहीं दी जा रही है और एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है पूरी। कहीं 25 कुंटल हो रही है, कहीं 40 कुंटल हो रही है तिलहन फसलों की। और पीछे भी नरमा कपास जो किसान ने बेचा वो भी संघर्ष करके बेचा था। मेरे ख्याल से किसान तो पहले ही लड़ रहा है, त्रस्त है। उस पर यह काला कानून जो धान मंडी, दाना मंडी जिसको कहते हैं, वो खत्म करने की सरकार ने जो प्रयास किया है वो निंदनीय है। आज हमने एसडीएम साहब को मार्फत ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब को और महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय को, कि इन जो 3 काले कानून जिन्होंने सरकार ने पास किए हैं उनको वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन, आज तो ज्ञापन है 50 लोग 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, ये 50,000 और लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं है। ये सरकार को स्पष्ट संदेश है और इसको कतई हल्के में ना ले। जंक्शन में श्याम वाटिका के बोर्ड पर कालिख पोतने के मामले में सोमवार को श्याम भक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर 23 जुलाई को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित श्री श्याम वाटिका पार्क में श्री श्याम वाटिका लिखी प्लेटों पर कालिख पोतने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से श्याम भक्तों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों से कई बार मिल चुके श्याम भक्त कार्रवाई न होने के विरोध में अब 23 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष श्याम दरबार लगाएंगे। इस संदर्भ में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए श्याम प्रेमी विजय सिंह चौहान ने बताया कि वे इस मामले को लेकर एसपी से मिल चुके हैं। जंक्शन थाना प्रभारी व
जांच अधिकारी से वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करना तो दूर, पुलिस ने आरोपियों को थाने तक में भी नहीं बुलाया। इस संदर्भ में पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, फिर पुलिस को आरोपियों के नाम भी बताए गए, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इससे शाम भक्तों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ 23 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष शाम भक्त अनोखे तरीके से विरोध दर्ज करवाएंगे। इस दौरान महिलाएं भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगी। धरना स्थल पर भजन कीर्तन किया जाएगा, सकारात्मक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस संदर्भ में बोलते हुए एडवोकेट राजेश छाबड़ा व पवन श्रीवास्तव ने कहा कि 23 जुलाई को कलेक्ट्रेट के समक्ष शाम दरबार लगाकर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। कोविड-19 महामारी को लेकर जारी निर्देशों का पालन करते हुए धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि शाम भक्तों की पीड़ा से वे रूबरू हो सके। उन्होंने कहा कि इस घटना से शाम भक्तों में भारी रोष व्याप्त है और शाम भक्तों का आंदोलन न्याय मिलने तक जारी रहेगा। वार्ड के काफी लोग, जो स्थानीय सिर्फ वार्ड के आसपास के लोग हैं, वो शामिल हुए और उसके बाद वहां श्री श्याम जी का जयकारा भी लगाया गया और लोगों ने बड़ी तारीफ करी जो आयोजक थे कि बहुत अच्छा आप कार्यक्रम कर रहे हो, बहुत अच्छे पौधे लगाए हैं और नामकरण का भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्री श्याम वाटिका लिखा गया था पट्टियां, और उसके ऊपर ये देखिए इसको खराब कर दिया गया है। वार्ड नंबर 51 सेक्टर नंबर 6 पे बनी हुई श्री श्याम वाटिका पर कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक भावना की ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से श्री श्याम प्रभु के नाम के ऊपर कलश पोस्ट दी, जिसके खिलाफ एक मुकदमा 30/6 को जंक्शन थाना में दर्ज कराया गया था, लेकिन आज तक पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर रही है, न ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर रही है। मुलजिम नामजद हैं, बयानों में भी लिखवा दिए गए, पुलिस को बता भी दिया गया कि इनके द्वारा ये प्रत्यय किया गया। उसके एवज में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के समस्त प्रेस को ये सूचना दी है कि इस तरह का मामला हुआ है, श्याम प्रेमी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं। ये आंदोलन धीरे धीरे 20 दिन में तहसीलों में भी पहुंच गया, नोर थाना में भी ज्ञापन दिया गया, बटीली थाना में ज्ञापन दिया गया, गोलूवाड़ा थाना में ज्ञापन दिया गया, टाउन थाना में ज्ञापन दिया गया, लेकिन पुलिस आज भी निष्क्रिय है। समस्त श्याम प्रेमियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को ये चेताने के लिए कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा 23 तारीख गुरुवार को एक धरना प्रदर्शन, एक श्री श्याम प्रभु के भजन गाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे कलेक्ट्रेट के सामने। जिला परिषद सीओ पर धमकाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को ग्राम विकास अधिकारी टाउन में पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। वीडियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीडियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से दोषारोपण करने व जांच करवाने की कथित धमकी देकर दबाव बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए ग्राम विकास अधिकारी सोमवार को टाउन में पंचायत समिति कार्यालय में बेमियादी धरने पर बैठ गए। ग्राम विकास अधिकारियों ने कोविड-19 से जुड़े कार्यों को छोड़ अन्य सभी कार्यों का बहिष्कार कर कलमबद्ध असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा के बैनर तले धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि संघ की ओर से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सीओ ज्ञापन पर सकारात्मक रुख अपनाने की बजाय जिले में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों तथा तकनीकी अधिकारियों पर दोषारोपण कर दिया। साथ ही मनमाने तरीके से निर्माण कार्यों की गैर तकनीकी कर्मचारियों से जांच की भी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि सीओ ग्राम विकास अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्षुब्ध होकर जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने आज अपने अपने पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थित होकर कोविड-19 को छोड़कर शेष कार्यों का बहिष्कार कर कलमबद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन पर सकारात्मक रुख अपनाकर ग्राम विकास अधिकारियों तथा तकनीकी अधिकारियों पर लगाए गए दोषारोपण पर खेद प्रकट नहीं किया जाता एवं अनावश्यक दबाव बनाना बंद नहीं किया जाता, तब तक ग्राम विकास अधिकारी कलमबद्ध असहयोग आंदोलन जारी रखेंगे। ग्राम विकास अधिकारियों ने इस संदर्भ में पंचायत समिति के विकास अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। धरने पर नरेश शर्मा, प्रेम कुमार, संतोष स्वामी, ब्रजलाल चौहान, राजेंद्र मिड्डा, अशोक शर्मा, रविंदर सिंह, ओम मीणा, कैलाश चंद्र देवराज, रामचंद्र सियाग, रमेश शर्मा, कृष्ण गोदारा, राजेश कुमार, पवन बंसल, रामेश्वर बेनीवाल, श्रवण मीना, आजाद सानंद, केवल कृष्ण, काशीराम बागड़ी सहित अन्य लोग बैठे। दिनांक 17/7/2020 को जिला कार्यकारिणी के द्वारा हमारे जिले के अंदर ग्राम विकास अधिकारी संघ या ग्राम विकास अधिकारियों को
फील्ड में जो समस्याएं आ रही है उसके बारे में कार्यकारिणी के द्वारा बैठक की गई और 7 सूत्री मांग पत्र बना के सीओ साहब को दिया गया। समस्याएं ये है, जैसे हमारे ये ग्राम पंचायत सहायक है, इनका भुगतान किससे किया जाए, या जो हमारे ये सुरक्षा गार्ड है, इनका भुगतान कैसे किया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित समस्याएं हैं या निर्माण कार्य से संबंधित है। तो सीओ साहब के द्वारा हमारी समस्याएं पर जब हम मिले तो किसी तरीके का गौर नहीं किया गया, आक्रामक रूप धारण किया गया और निर्माण कार्य से संबंधित जो भी हमारी जिला परिषद के अंदर शीशियाँ जाती है, वो शीशियाँ सीओ साहब के द्वारा 6-6 महीने 8-8 महीने के बाद में वापस लौटाई जाती है। उन पे इस तरीके के आक्षेप लगाए जाते हैं जो हमारे जीकेएन में कहीं नहीं है। उनके द्वारा जब हमारे से चर्चा की गई सीओ साहब से, तो सीओ साहब ने कहा कि मैं जांच नहीं करवाऊंगा। तो संघ के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि जांच करवाओ, लेकिन सीनियर अधिकारी से जांच होनी चाहिए। अगर अय्यन साहब के द्वारा सीसी की गई है तो सहायक अभियंता के द्वारा सीसी की गई है, तो हमारे जो एक्शन साहब हैं उनसे जांच करवाई जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, जांच मैं मेरी मर्जी से करूंगा। आक्रामक रूप धारण कर लिया, संघ को दबाने की कोशिश की गई, जिससे दुग्ध होकर हमारे संघ के द्वारा उसी टाइम पूरे जिले की 7 पंचायत समितियों में ये धरना दिया गया है। ये अनिश्चितकालीन धरना है, इसमें हमारी किसी तरीके की कोई वेतन की मांग नहीं की गई है। हमारे फील्ड में जो समस्याएं आ रही है उनकी मांग की गई है। जब तक इन मांगों पर सीओ साहब के द्वारा सकारात्मक विचार करके निर्णय नहीं किया जाएगा, तब तक ये संघ का धरना जारी रहेगा। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 13 के बाशिंदों ने जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन स्थित सेक्टर 12 के बाशिंदों ने सोमवार को टूटी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर माता बचनी देवी हॉस्पिटल से मित्तल फ्लोर तक की सड़क का लेवल 1-1.5 फीट नीचे होने के कारण पानी का पूरा ठहराव यहीं रहता है। बरसात के मौसम में यह सड़क लबालब भर जाती है और पानी की वजह से सड़क जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इसमें वाहन फंस जाते हैं तथा आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इससे वार्ड वासियों तथा वाहन चालकों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार पूर्व में भी उक्त समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। वार्ड वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से मांग की है कि इस 100 मीटर टुकड़े को आरसीसी से लेवल कर सड़क का निर्माण करवाया जाए ताकि वार्ड वासियों को राहत मिले। ज्ञापन देने वालों में मनीष तंवर, ओम प्रकाश आर्य सहित अन्य वार्ड वासी मौजूद थे। हम सेक्टर नंबर 12 वार्ड नंबर 13 के निवासी, हमारी मांग है कि जो हमारे घरों के आगे जो सड़क है, ये इसका जो लेवल है इतना ज़्यादा डाउन है, 1.5 फुट डाउन है। बारिश के दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से वो सड़क जो है जगह जगह से टूटी हुई है। ये लगातार 15-20 साल से ये हमारी समस्या है। तो इसके लिए कलेक्टर साहब से आज मिलने के लिए वार्ड के लोग आए हैं और हमने मांग की है कि आरसीसी की सड़क बना करके और इसका जो लेवल है इसको ऊंचा करके इसको ठीक किया जाए ताकि जनता को, हमें वार्ड वासियों को राहत मिल सके। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रेलवे के निजीकरण के विरोध में टाउन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर स्टेशन अधीक्षक को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। भारतीय रेल का निजीकरण करने के विरोध में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी की ओर से सोमवार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन हनुमानगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन मास्टर को सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार रेल सेवा को निजी कंपनियों के हाथों में बेच रही है। केंद्र सरकार का यह निर्णय जनता विरोधी है। मोदी सरकार बड़े पूंजीपतियों के पक्ष की नीतियां लागू कर रही है। रेलवे का निजीकरण होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज देश का विद्यार्थी ITI पॉलिटेक्निकल कर रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहा है। इधर सरकार रेलवे को पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है, जो कि सरासर गलत है। रेलवे के निजीकरण से किराए में भारी बढ़ोतरी कर यात्रियों से लूट की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक रेल सेवा देश की सबसे सस्ती और सुरक्षित सेवा मानी जाती थी। रेल सेवा प्राचीन परिवहन की धरोहर है, लेकिन निजीकरण से आम जनता, आम गरीब इसका लाभ नहीं ले पाएगा। तहसील अध्यक्ष यश चिलाना ने कहा कि बेरोजगारी देश में पहले से ही बहुत बढ़ चुकी है। रोजगार के मामले में रेल देश का सबसे बड़ा युवा वर्ग को रोजगार देने का साधन था। अब केंद्र सरकार इसको भी खत्म करने की तैयारी कर रही है, जो कि किसी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सब बेरोजगार युवाओं को एकजुट होकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करना चाहिए। इस मौके पर आशीष बजाज, आकाश कुमार, कपिल कुमार, मनोज कुमार, बजरंग शर्मा, पवन शर्मा, वंश डोडा, आदित्य मेघवाल, पीयूष चलाना सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो रेलवे को निजीकरण करने का जो फैसला लिया है उसके विरोध में आज एसएफआई हनुमानगढ़ इसका विरोध करती है और रेलवे स्टेशन मास्टर हनुमानगढ़ टाउन के मार्फत हमने राष्ट्रपति को आज ज्ञापन भेजा है। हमने ज्ञापन में ये कहा है कि निजीकरण रेल का निजीकरण नहीं होने देंगे। रेल के निजीकरण के बाद बेरोजगारी बढ़ेगी, किराया महंगा हो जाएगा, रेल की जो सस्ती और सुलभ जो यात्रा है वो महंगी हो जाएगी, आम गरीब आदमी यात्रा नहीं कर पाएगा। ये आपकी पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, जो पूंजीपति को अपनी ये प्राचीन धरोहर जो रेल सेवा को जो बेचने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा एसएफआई पूरे देश भर में आंदोलन करेगा। अगर शीघ्र हमारी बात नहीं मानती हैं तो हम केंद्र सरकार को झुकाने के लिए पूरा विद्यार्थी सड़क पर उतरेगा। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने की मांग की है। रीट 2020 लेवल प्रथम में केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री की ओर से रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने की बात कही गई है। इससे बीएसटी डीईएलईडी के बेरोजगार शिक्षकों में निराशा है, भविष्य के लिए उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। ज्ञापन के अनुसार बीएसटीसी डीएलईडी धारियों को केवल रीट प्रथम लेवल कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक बनने का अधिकार है, जबकि बीएड धारियों को रीट लेवल सेकेंड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, व्याख्याता भर्ती सहित सभी प्रकार के मौके उपलब्ध हैं। कई राज्यों में प्राथमिक लेवल में बीएड को शामिल करने के मामले सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में विचाराधीन है। एनसीटीई की गाइडलाइन 28 जून 2018 के अनुसार बीएड धारी को प्राथमिक लेवल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। भारत के कई राज्यों में एनसीटीई के गजट 28 जून 2018 के अनुसार प्रथम वरीयता केवल एक यानी बीएसटीसी डीएलईडी रिजल्ट धारियों को दे रखी है। भारत सरकार की ओर से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। इससे राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली सुधार सकती है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रीट लेवल 1 बीएसटीसी एलईडी धारी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पवन स्वामी, अरविंद कुमार, पूजा स्वामी, शिव प्रकाश, रामनिवास पुनिया, भगवान बारूपाल, विनोद कुमार, अजय पाल, बंसी पटेल, विनोद कुमार, महेंद्र स्वामी, रमेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज जी पिछले दिनों में शिक्षा मंत्री जी ने जो भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रीट का फर्स्ट लेवल है उसमें बीएड वालों को शामिल करेंगे, लेकिन ये बीएसटीसी वालों का हक छीनने का कर रहे हैं जी। जो बीएसटीसी वाले हैं वो 12वीं करने के बाद बड़ी ही मुश्किल से फीस भर के बीएसटीसी करते हैं, लेकिन बीएड वालों के पास सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, व्याख्याता अन्य भर्तियों में भी वो भाग ले सकते हैं, लेकिन बीएसटीसी वाला सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 5 तक ही फॉर्म भर सकता है और रीट का जो है वो शिक्षक बन सकता है। इसलिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमारा जो बीएसटीसी का हक है वो हम लेकर रहेंगे। लेवल फर्स्ट के लिए पहली से 5वीं के लिए बीएसटीसी ही जरूरी है। इसका कारण ये है कि बीएसटीसी में हमें स्पेशली ट्रेंड किया जाता है बच्चे और बचपनों के लिए। जो बच्चों का बचपन होता है इसके लिए स्पेशली ट्रेंड होता है। हमें स्काउट के लिए कैंप भी जाना पड़ता है, जबकि बीएड में ऐसा कुछ नहीं होता है। और पहली से 5वीं तक की क्लासें जो होती है वो नींव होती है किसी भी समाज की, किसी भी पीढ़ी की, समाज की जो अगली पीढ़ी आ रही है उसकी नींव होती है पहली से 5वीं क्लास। अगर पहली से 5वीं क्लास में भी अगर हम गड़बड़ करते हैं तो हमें आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बात यह है कि हम तलवार से या भाले से कपड़े नहीं सील सकते, सुई, इसके लिए सुई ही चाहिएगी। और जो छोटा लेवल है वो ही जरूरी है, बीएसटीसी ही जरूरी है पहली से 5वीं के लिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं,
कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन के वार्ड संख्या 45 में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई लोगों ने अन्य दलों को छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी की बैठक सोमवार को टाउन में वार्ड संख्या 45 स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह थे। बैठक में भारत चीन सीमा पर शहीद हुए देश के वीर सपूतों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में वार्ड 45 के कई नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास जताते हुए अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा नेता अमित शाह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले वार्डवासियों का भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने धारा 370, राम मंदिर जैसे जटिल मुद्दे जिन्हें विपक्षी दलों ने जानबूझकर उलझा कर रखा था, उन्हें हल करवाकर आम जनभावना का सम्मान किया। इस मौके पर पार्षद महादेव भार्गव, पवन श्रीवास्तव, जय किशन, अनिल यादव, राम भरोसे, सोनू दास, दीपक दास, धर्मेंद्र दास, प्रकाश सिंह, विपिन दास, बबलू दास, हनुमान दास सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहाँ एक बैठक हुई। उस बैठक में ये तय किया गया कि के खिलाफ पारित किया गया अमेरिका के खिलाफ, और ये कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला जलाया जाएगा। तो हमारे क्या है कि बिंदु दास जी है, अनिल है, राम भरोसे जी, इन लोगों ने जो कि कम्युनिस्ट पार्टी कैडर के यहाँ के मतलब मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप अमेरिका का पुतला जला रहे हो, पर अपने क्या करो, चीन का पुतला भी जरूर जलाओ, क्योंकि भी उन्होंने हमारे सैनिकों की हत्या की है। मानवतावादी है, उनका स्रोत जो है कि मानवता का विकास हो। मेरे को याद है जब वो बुलाए नहीं बने थे सबसे पहले, तो इस गहरी समुदाय का बड़ा योगदान था। यहाँ आते थे, बाढ़ आई है, डूबा ना, उन्होंने इकट्ठे उठाव करके इस बस्ती को बुलाने का भी आपको युवा है, पुराने बुजुर्ग आपको बताएंगे कि उनका इस बस्ती से हमेशा से ही प्रेम है, चाहे उनको समर्थन मिला या नहीं मिला, वो इस बस्ती में आके आप लोगों के साथ बैठ के आपके पसीने की खुशबू का एक छोटे से कमरे के अंदर वो लेके बड़े खुश होते थे कि आज ये बड़ी मेहनत कर होम है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में वार्ड नंबर 45 के कुछ युवा साथी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बिहारी समुदाय के हैं, बड़े कर्मठ थे, पूर्व के अंदर उन्होंने CPM में कार्य किया है। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और डॉक्टर साहब के जो विकास के प्रति जो सोच है उसको देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की है। गांव सतीपुरा के नजदीक भागड़ा नहर से सोमवार को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।
गांव सतीपुरा स्थित नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में जंक्शन थाना में सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शव की शिनाख्त सतीपुरा के वार्ड संख्या 6 निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र सिंह 18 जुलाई से लापता था। इस संदर्भ में जंक्शन थाना में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस के अनुसार शव की हालत को देखते हुए सुरेंद्र सिंह की मृत्यु करीब 2 से 3 दिन पहले हो चुकी थी। पुलिस ने सोमवार को मृतक सुरेंद्र सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि मृतक सुरेंद्र सिंह मानसिक रूप से परेशान रहता था और कुछ दिन पहले घर से गायब हो गया था। ये जी सुबह सूचना मिली थी कि जो केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग है उसके पीछे भाखड़ा नहर है, जो उसमें कोई बॉडी तैरती हुई दिखाई दी ये सतीपुरा के लोगों को। इस पर मैंने साथ जाके इनको वो देखी तो वो बॉडी का आइडेंटिफाई हो गया कि वो बॉडी 18/7/2020 से घर से गायब हुआ जो सुरेंद्र सिंह सनब श्री महेंद्र सिंह रामदास उसकी है। तो फिर लोगों की सहायता से वो बॉडी को ये सतीपुरा का रहने वाला वार्ड नंबर 6 था ला के मोर्चरी में लाए हैं। तो उसका ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न करेंगे। ये बॉडी देखने से 2-3 दिन पुरानी लग रही है बॉडी, क्योंकि चमड़ी ऊपर से गड़ के कई जगह से हटी हुई है। वो 18 तारीख से वैसे भी घर से गायब ये बता रहे हैं, तो 2-3 दिन पुरानी है बॉडी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा के उनके वारिसान को लाश सुपुर्द कर दी गई है। 6 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर सोमवार को सीटू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। बिजली का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CPIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बैनर तले सोमवार को निर्धन वर्ग के लोगों ने ई मित्रा पर ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेज 6 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग की। सीटू कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लंबे समय तक देश भर में रहे लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप होकर रह गई थी। ऐसे में देश भर में मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण पैदा हुई आर्थिक संकट की परिस्थितियों से मध्यम वर्ग अभी तक उबर नहीं पाया है। सीटू लंबे समय से बिजली के बिल माफ करने के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही। सीटू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज 6 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग की है। सीटू कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। आज पूरे राजस्थान में और खास तौर से हनुमानगढ़ जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा की बिजली के बिल 6 माह के बिजली के बिलों को सरकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार पिछले 3-4 माह से रुक गई थी। सरकार और प्रशासन के कहने से तमाम लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तमाम काम धंधे बंद थे। अब भी हालत कोई बेहतर नहीं है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा पूरे राजस्थान में और खास तौर से हनुमानगढ़ जिले में बिजली के बिलों को माफ करने का जो हमारा आंदोलन हमने पिछले 3-4 माह से शुरू किया था और आम जनता को साथ लेकर इस आंदोलन को लड़ रहे थे। कारण ये था कि पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन था और लॉकडाउन के दौरान तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद थी और तमाम आम जनता, गरीब आदमी, खोमसे वाला, रिक्शे वाला, रेडी वाला, छोटा व्यापारी सारे अपने अपने काम धंधे बंद करके वो अपने अपने घरों में था। एक बड़ी आर्थिक वो नुकसान तमाम जनता को हो रहा है और हमारी ये मांग थी कि बिजली के बिलों को इस दौरान के 6 माह के बिजली को बिलों को माफ़ किया, क्योंकि अभी 90,000 करोड़ रुपया सरकार ने तमाम बिजली की कंपनियों को वो पैकेज के रूप में दिया है, लेकिन उसका एक भी पैसे का जो आम जनता को उसका 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। तो कम से कम हमारी ये मांग है कि 6 माह के बिजली के बिलों को माफ किया जाए। अभी एक और बात की है कि तमाम जो बड़े कल कारखाने उनके तो 2 रुपए इन्होंने बिजली के में कम किए हैं और आम जनता पे 1 रुपए का और भार बढ़ाया है। तो हमारी ये मांग है, आज हमने ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस आंदोलन को अगर हमारी इस
इस बात को जायज़ जो हमारी मांग है, अगर इसको नहीं माना गया तो निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लाल झंडे की पार्टी इस आंदोलन को और मजबूत करेगी और बिजली के बिल माफ़ करने की जो मुख्य हमारी मांग है इसको हम अंतिम उस पर अंजाम तक लेकर जाएंगे। फीस में छूट प्रदान करने की मांग को लेकर सोमवार को नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन के चलते देश भर में आए आर्थिक संकट के दृष्टिगत फीस में छूट प्रदान करने की मांग की है। छात्र संघ उपाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि विश्वव्यापी महामारी के कारण पूरा देश आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों के अभिभावक कॉलेज की फीस जमा करवाने में पूर्णतः असमर्थ हैं। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों ने बताया कि कॉलेज की फीस 2 किस्तों में जमा करवाने का प्रावधान है। ज्ञापन के जरिए इसमें रियायत करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की फीस 2 किस्तों में जमा करवानी होती है। विद्यार्थियों ने इस प्रक्रिया में रियायत देते हुए 3 किस्तों में जमा करवाने की मांग की है। जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना महामारी के करके 3 महीने का लॉकडाउन था, जिससे कि सभी की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है और इससे कि ये जैसे कि कॉलेज में फीस देने के लिए भी अभिभावकगण है जो उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो हमारी ये मांग है कि एक तो जो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस में वृद्धि की गई है उस वृद्धि को कम किया जाए और दूसरा ये है कि जो फीस जो हमेशा 2 किस्तों में ली जाती है 10,000 और 8,000 उसको आसान किस्तों में 3 किस्तों में 6-6 हज़ार की 3 किस्तें बना के ली जाए। इससे कि बच्चों के ऊपर भी इस महामारी के कारण जो आर्थिक व्यवस्था की समस्या है उससे निजात मिलेगा उनको और इससे कि जो एडमिशन है उनमें भी वृद्धि होगी। कॉलेज प्रशासन के द्वारा प्रथम वर्ष के छात्रों की फीस में बढ़ोतरी की गई है। कोरोना महामारी के अंदर कुछ महाविद्यालय और सरकार के द्वारा फीस माफ़ी के लिए बोला जा रहा है, जबकि इस महाविद्यालय के द्वारा फीस वृद्धि की गई है। तो हमारा कॉलेज प्रशासन से निवेदन है कि या तो फीस वृद्धि को वापस लिया जाए और जो बची हुई फीस है उसको आसान किस्तों में लिया जाए ताकि अभिभावकों को थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि इस वजह से आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं जो अभिभावक वो एक साथ फीस को जमा नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ी रियायत मिले तो अभिभावकों को भी आसानी होगी, छात्रों को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव के लिए जंक्शन मुख्य बाजार में आमजन को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द्वारा जंक्शन के मुख्य बाजार से आमजन को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मास्क व सैनिटाइजर वितरित करते हुए बैंक कर्मचारियों द्वारा आमजन को सतर्क रहने, सुरक्षित रहने का भी आह्वान किया गया। बैंक कर्मी प्रदीप गोयल ने बताया कि पीएनबी बैंक द्वारा सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान मार्केटिंग मैनेजर मनीष सैनी, राजेश वर्मा, प्रदीप गोयल सहित बैंक का स्टाफ मौजूद था। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से हम सैनिटाइजर, मास्क, डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं इसके कोरोना के चक्कर में। तो ये हमारा बैंक की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। नेशनल से समाज के साथ रहा है कोविड-19 पैंडेमिक समाज पे जो बीमारी के रूप में अटैक है, इसमें समाज के नागरिकों को जागरूक करने के लिए जरूरतमंद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया है। इसमें एक ही संदेश देना चाहता है कि कृपया सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।